ट्विशा शर्मा मर्डर केस में आज बड़ा दिन है। आज सीबीआई गिरफ्तार आरोपी गिरिबाला सिंह को कोर्ट में पेश करेगी और इसके साथ साथ आरोपी समर्थ की भी भोपाल जिला कोर्ट में पेशी होगी। दरअसल आरोपी समर्थ की 7 दिन की रिमांड पूरी हो रही है और ऐसे में सीबीआई उसे कोर्ट में पेश करेगी और कस्टडी की मांग करेगी। जानकारी के मुताबिक सीबीआई दोनों आरोपियों को रिमांड मिलने पर आरोपी समर्थ और गिरिबाला सिंह को आमने सामने बिठाकर पूछताछ कर सकती है। सीबीआई को शक है कि मामले में कई चीजें छिपाई गई हैं। ऐसे में सीबीआई एक चीज अच्छे से चेक कर रही है और उम्मीद है कि जल्द ही कुछ बड़ा खुलासा होगा। तो आज कोर्ट में पेशी होनी है। 7 दिन की रिमांड पूरी होने पर आज समर्थ सिंह को भी कोर्ट में पेश किया जाएगा। दूसरी तरफ गिरिबाला सिंह को भी आज सीबीआई कोर्ट में पेश करेगी। कल करीब 6 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था और आज कोर्ट में जब पेशी होगी उसके बाद समर्थ की भी पेशी होगी और दोनों की कस्टडी लेकर पुलिस आमने सामने बिठाकर दोनों से पूछताछ करेगी। हमारे सहयोगी अनुराग अमिताभ भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं। पूरे देश को झकझोर देने वाला ये एक ऐसा मामला है। अनुराग, आज का दिन कितना महत्वपूर्ण इस केस के लिए? देखिए, निश्चित तौर पर पूरे देश को इस मामले ने झकझोर दिया है। जिस तरीके का यह हादसा हुआ है, ट्विशा के साथ उस हत्या हुई है या आत्महत्या, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए मेरे पीछे जो सीबीआई कार्यालय आप देख रहे हैं, यहाँ पर बीते 24 घंटों से गिरिबाला सिंह को रखा गया है। कल लगातार सुबह 10:35 से जो पूछताछ चली, उसके बाद 5:10 पर तकरीबन 6.5 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें तमाम उन चीज़ों को लेकर, चाहे वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ करना हो या जिस तरीके की अग्रिम जमानत मिली थी, उसको लेकर उनको गिरफ्तार किया गया। और इस वक्त इसी सीबीआई कार्यालय में, जहां इंडिया टीवी इस वक्त मौजूद है, यहाँ पर समर्थ, उनका जो पुत्र है, मुख्य आरोपी, वो भी था। कुछ देर पहले ही यहाँ से उसे सीबीआई की टीम अभी लेकर गई है कोर्ट, क्योंकि 7 दिन का रिमांड उसका आज पूरा होना था। वहीं दूसरी तरफ चूंकि कल रात देर रात यहाँ 7 बजे करीबन लेकर पहुंची है गिरिबाला को सीबीआई, मेडिकल बोर्ड से उसकी जांच करा ली गई है। ऐसे में 24 घंटे के अंदर कोर्ट पेश करना होता है। आज कोर्ट पेश करेगी और उसके बाद रिमांड की अगर जरूरत होगी, जो कि होगी माना जा रहा है, उसके बाद रिमांड लेने के बाद यहीं पे जो माता है और पुत्र है, दोनों को यहाँ ला जाएगा। दरअसल तमाम उन घटनाक्रमों को जोड़ने की कोशिश करेगी सीबीआई, जिसके चलते ये गुत्थी सुलझेगी। 54 मिनट जिसकी हम बात कर रहे हैं, दरअसल वो 54 मिनट की जांच बेहद जरूरी हो जाती है, क्योंकि ट्विशा के घर वालों के मुताबिक जो एफआईआर में लिखा है, ट्विशा के पिता ने 9:41 पे 12 तारीख की रात को कॉल किया। तब पीछे से समर्थ के चिल्लाने की आवाज आ रही थी, जो ट्विशा के पति हैं। उसके बाद 10:35 पर जब ट्विशा की भाभी ने, राशि ने फोन किया है, तो गिरिबाला सिंह फोन उठाती हैं और कहती हैं शी इज नो मोर। तो 9:41 से 10:35 तक के इन 54 मिनटों में क्या किया है सीबीआई के सामने सबसे बड़ी, जिस 54 मिनट का जिक्र कर रहे हैं अनुराग, उसी पर ही आपने एक रिपोर्ट भेजी है। ये रिपोर्ट हम दर्शकों को दिखाते हैं। पूरे देश को झकझोर देने वाले ट्विशा संदिग्ध मृत्यु मामले में आखिरकार कल सीबीआई ने गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार कर लिया। कटारा हिल्स स्थित उनके घर में गुरुवार को तकरीबन 10:35 से जो पूछताछ सीबीआई ने शुरू की, 6.5 घंटे तक चली पूछताछ के बाद शाम 5:10 पे गिरिबाला को औपचारिक रूप में गिरफ्तार किया। और इस वक्त मेरे पीछे तस्वीरें आप देख रहे हैं सीबीआई कार्यालय भोपाल की हैं, जहां पर गिरिबाला सिंह और उनके पुत्र समर्थ सिंह, जो ट्विशा संदिग्ध मौत मामले में मुख्य आरोपी हैं, दोनों इस वक्त इसी सीबीआई के कंपाउंड के अंदर मौजूद हैं। और ये पहली बार ऐसा हुआ है औपचारिक रूप से गिरफ्तार होने के बाद दोनों जो मां और बेटे हैं इस वक्त सीबीआई कार्यालय में है। यानी पहली बार जो पूछताछ है सीबीआई की, वो अब दोनों को आमने सामने बिठा के की जाएगी और तमाम उन सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स की जानकारी ली जाएगी जो इस तथाकथित हत्या या आत्महत्या मामले में जरूरी है। कल गिरफ्तारी के बाद कैंप ऑफिस मैनेट ले जाया गया था गिरिबाला को, मेडिकल चेकअप हुआ और अब यहां से कुछ देर बाद कोर्ट ले जाया जाएगा गिरिबाला सिंह को। वहीं 7 दिन की जो मध्य प्रदेश पुलिस की रिमांड थी वो पूरी हो चुकी है समर्थ की, ऐसे में उसे भी आज पेश किया जाएगा। और अब पूरा दारोमदार सीबीआई का उन 54 मिनट के ऊपर है, जिन 54 मिनट ने इस हत्या और आत्महत्या की थ्योरी की गुत्थी बनाई है।
दरअसल ये 54 मिनट की कहानी शुरू होती है 9:41 पर 12 तारीख को, जब 9:41 पर ट्विशा अपने घर वालों से बात कर रही होती है। तो ट्विशा के पिता के मुताबिक जब उनकी मां की ट्विशा से बातचीत हो रही होती है, उसी वक्त पीछे से दामाद यानी समर्थ के चिल्लाने की आवाज आती है। यानी 9:41 पर जो ट्विशा के मां पिता हैं उन्हें अपने दामाद के चिल्लाने की खबर आती है। और 10:35 पर जब ट्विशा की भाभी राशि फोन करती हैं गिरीबाला सिंह को 10:35 पे, यानी 9:41 के बाद 54 मिनट बाद एफआईआर के मुताबिक जो एफआईआर लिखाई है ट्विशा के पिता ने, उसके मुताबिक जब 10:35 पर राशि फोन करती है गिरीबाला को, तो गिरीबाला कहती है शी इज नो मोर। यानी 9:41 से लेकर 10:35 का वो वक्फा सीबीआई जानने की कोशिश करेगी कि ऐसा क्या हुआ, जहां पर पीछे लड़ने झगड़ने की आवाज आ रही थी। उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि अगर वो गुस्से में गई तो गुस्से की वजह क्या थी, लड़ाई की वजह क्या थी जिसके चलते उसे फांसी में झूलना पड़ा, या इसके वजह से हत्या हुई है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसे सीबीआई इन 54 मिनट की गुत्थी इसी सीबीआई कार्यालय से जानने की कोशिश करेगी। इसके अलावा तमाम वो आरोप जो ट्विशा के घर वालों ने लगाए हैं, मसलन जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उसके आरोप लगाए हैं कि दहेज मांगा करते थी, और शादी के दिन भी 2 लाख रुपए का जो ऑनलाइन पेमेंट हुआ था। इसके अलावा चूंकि डिजिटल एविडेंस पूरे मौजूद है, और ये इस वक्त आपको मैं दिखाऊं, सीबीआई की जो टीम है यहां पर दिखाई दे रही है। भोपाल जिला कोर्ट में जैसे ही पेशी होगी समर्थ की और उनकी मां गिरीबाला की, वैसे ही वहां से रिपोर्ट आपके सामने हम रखेंगे। लेकिन बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के शामली से, जहां बिजली विभाग के कर्मचारी के साथ मारपीट की घटना सामने आई। बिजली कटौती से गुस्साए नमाजियों ने जेई को दौड़ा दौड़ा कर बेरहमी से पीटा। बिजली विभाग का जूनियर इंजीनियर ट्रांसफार्मर सही करने के लिए लाइनमैन के साथ गाँव पहुंचा था। नमाजियों ने जेई को घेर कर लात घूंसे और जमकर थप्पड़ मारे। नमाजी तब तक जेई को पीटते रहे जब तक कि वो बेहोश नहीं हो गया। पिटाई के बाद हमलावरों ने उनकी बाइक भी लूट ली। बाद में लाइनमैन की सूचना पर पहुंचे पुलिस ने जेई को गांव वालों के चंगुल से छुड़ाया। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। क्यों या 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 हो गया भाई? क्यों या 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 तुम्हें नजर आ रहे हैं क्यों या क्यों या क्यों या। तो यहाँ पर आप देखिए किस तरह से 20 से 25 लोग जेई के साथ धक्का मुक्की करते हुए नजर आ रहे हैं। गांव में बुधवार रात में ट्रांसफार्मर खराब हो गया था। बिजली गुल होने के कारण गांव वाले रात भर परेशान रहे, गर्मी से जूझ रहे थे। सुबह जब जेई प्रेम सिंह लाइनमैन के साथ गांव पहुंचे तो नमाजियों ने उन्हें घेर लिया। गांव वालों और जेई में बहस चल रही थी। तभी करीब 20 से 25 की संख्या में दूसरे लोग भी आ गए यहां पर, और जेई के साथ बहस होते हुए उन्हें देखा गया, धक्का मुक्की करते हुए देखा गया। और इसी दौरान कुछ लोगों ने जेई को दौड़ा दौड़ा कर पीटना शुरू कर दिया। उनकी बाइक तक लूट ली। इसमें कुछ महिलाएं भी शामिल थी। आखिरकार जेई बेहोश हो गए, जिसके बाद लाइनमैन ने इतला दी पुलिस को। उसके बाद एम्बुलेंस लाया गया और उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। जो हम का कर्म सही करके सोखा और वहाँ चले सारी गाड़ी में दे तो जा लिया बिजली कर दे मुझे जैसा आपने छुट्टा ना कर दिया वाले तो रास्ते में ही रोक लिया लगा रात लाइट की नहीं थी 15 ना 100 का गर्म तो बर्तन नहीं गया पहले से। तो 4-5 आदमी के हिसाब से मोटरसाइकिल की मेरी नहीं भैया पोस रखी है। अच्छा, वही है मतलब लूट की हुई है मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल चाबी भी कर ली थी उन्होंने। तो फिर जैसा आप हो रहा है कि नमाज पढ़ के 5-7 20 आदमी वहाँ। ये पहला मौका नहीं था जब किसी बिजली कर्मचारी पर हमला हुआ हो। इससे पहले लोगों ने लखनऊ के जानकीपुरम में बिजली कर्मचारियों की बुरी तरह से पिटाई की थी। बिजली चोरी की शिकायत के बाद टीम जानकीपुरम पहुंची थी। तभी दबंगों ने जूनियर इंजीनियर पर हमला कर दिया। जेई अशोक कुमार पर जानलेवा हमला किया गया। उससे कुत्ते से भी कटवाने की कोशिश की गई।
दबंगों के झुंड ने बिजली विभाग की टीम पर हमला किया और इस घटना के बाद बिजली विभाग के कर्मचारियों में बहुत गुस्सा है। केस दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। और हमारे साथ विशाल प्रताप सिंह जुड़ गए। विशाल, जो इस तरह की घटनाएं सामने आ रही लगातार कि जो बिजली कर्मी है या फिर बिजली विभाग के अधिकारी उन पर हमले हो रहे हैं, तो प्रशासन किस तरह से लोगों की नाराजगी दूर कर रहा है और अपने बिजली कर्मचारियों की सुरक्षा व्यवस्था कर रहा है? अमित, बहुत ज़्यादा हैरान करने वाला मामला है। पूरे उत्तर प्रदेश में ज़बरदस्त तरीके से भीषण गर्मी पड़ रही है और ये वजह है कि जो लाइन लॉस हो रहा है, बिजली चोरी की घटनाएं हो रही हैं, या यूँ कहा जाए कि बिजली के तारों पर अत्यधिक भार पड़ रहा है। उसकी वजह से लगातार गांव में, शहर में, हर जगह बिजली संकट चल रहा है। और अगर लखनऊ की बात कर लिया जाए, जहाँ जेई के ऊपर बुरी तरीके से लोगों ने हमला कर दिया था, पालतू कुत्ते से कटवाने की कोशिश की गई थी, वहीं शामली के कैराना कोतवाली का मामला भी और ज़्यादा हैरान करने वाला मामला है, जहाँ बिजली की ट्रांसफार्मर में शिकायत की वजह से जेई अपने लाइनमैन के साथ मौके पर पहुंचे थे और उसके बाद नमाजियों ने सुबह सुबह न सिर्फ जेई को बुरी तरीके से मारा पीटा, वो तब तक उनको मारते पीटते रहे जब तक जेई बुरी तरीके से बेहोश नहीं हो गए, घायल नहीं हो गए, जिसके बाद जेई को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है, उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि ऐसी घटनाओं को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा, क्योंकि बिजली कर्मी इस समय 24 घंटा काम कर रहे हैं, 24/7 काम कर रहे हैं। और अगर ऐसे में जो आपातकालीन सेवाएं लोग काम कर रहे हैं, अगर उनके साथ इस तरह की घटनाएं होंगी तो प्रशासन इसको जाहिर सी बात है विशाल, अगर जो बिजली कर्मी है अगर उन्हें ही मारा पीटा जाएगा तो ऐसे में जब कोई लाइन फॉल्ट होगा तो उसको ठीक करने के लिए कौन आएगा? तो इसलिए जरूरी भी है कि लोग थोड़े गुस्से को अपने काबू में करें और जब इस तरह के कोई अधिकारी आते हैं तो उनसे बात कीजिए और अपने जो तकलीफ है उसको दूर करवाइए, अपनी परेशानियों का हल करवाइए। बहुत शुक्रिया विशाल आपका। यूपी नेपाल बॉर्डर पर तेल का बड़ा खेल चल रहा है। नेपाल से सटे महाराजगंज में पेट्रोल पंप पर तेल के लिए लंबी लाइन है। पेट्रोल लेने के लिए लोग नेपाल से यूपी आ रहे हैं। तेल के लिए लाइन में खड़े लोग ज्यादातर नेपाली हैं। यहाँ से सस्ता तेल खरीदते हैं और फिर नेपाल में इसे बेचते हैं। बता दें, नेपाल में पेट्रोल डीजल भारत की तुलना में काफी महंगा है। भारत में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 103 रुपए है, जबकि नेपाल में 1 लीटर पेट्रोल 216 में मिल रहा है। तस्कर यहाँ से पेट्रोल डीजल लेते हैं और फिर वहाँ 135 से 150 रुपए में बेच देते हैं। पेट्रोल डीजल की हो रही तस्करी और कालाबाजारी की खबर मिलते ही प्रशासन ने सतर्कता बरतते हुए एक और जहाँ बॉर्डर इलाके में सख्ती बढ़ाई, वहीं गैलन में 5 लीटर और बड़ी गाड़ियों में 20 लीटर डीजल पेट्रोल देने के निर्देश दिए हैं। 5 लीटर से ज्यादा तेल नहीं दिया जाएगा वाले, और इनकी पूरी फोटो खिंचवाइए और आधार कार्ड हम सिपाहियों के द्वारा जांच कराएंगे। अगर इनके पास सही पाया जाएगा तो इसके विरुद्ध मुकदमे का कार्रवाई की जाएगी। और नेपाल से सटी यूपी के जिलों में प्रशासन एक्शन मोड में है। पेट्रोल पंप मालिकों को निर्देश दिया गया है कि आधार कार्ड देखकर ही तेल दें, जिससे नेपाली तस्करों को पेट्रोल डीजल खरीदने में रोका जा सके। तो वहीं पर नेपाल से तेल लेने यूपी में आए लोगों का क्या कहना है, ये आपको सुनाते हैं। आपका कहाँ घर है आपका? नेपाल में। अच्छा, तो क्या नेपाल में तेल नहीं मिल रहा है? महंगा मिल रहा है। कितना महंगा मिल रहा है? अरे यहाँ से करीबन 55-60 रुपये का नेपाली फर्क पड़ रहा है। इसलिए लोग इंडिया में भरवाने आए हैं। अच्छा, वहाँ तेल मिल जा रहा है आसानी से? हाँ, मिल जाएगा। तो यहाँ पे कितना तेल दे रहे हैं? आपकी गाड़ी 300 का तेल मिल जा रहा है। तो ऐसे कई नेपाली लोग भरवाते आते हैं? ये तो मालूम नहीं। अच्छा, हम लोग कभी कभी आ जाते हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ घर है आपका? कहाँ की जगह है नेपाल में? तो आप नेपाली नंबर गाड़ी यहाँ इंडिया में भरवाने आए हैं? नहीं, जरूरी काम था, हल्का दवा लेने आए थे तो भरवा लें। अच्छा, तो रेट का फर्क है? कितना फर्क है लगभग? अच्छा, तो यहाँ आसानी से तेल मिल जाता है भारत में? कितने का तेल मिलता है यहाँ पे? अच्छा, तो फर्क है, इसी नाते आप लोग यहाँ भरवा लिए आए हुए थे? यहाँ नहीं, उधर भी भरवाते हैं। अगर आ जाए तो इधर काम था तो भरवा लें। अच्छा। टेंडर हेराफेरी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बिहार में ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। पटना में चर्चित ठेकेदार रिशु श्री को गिरफ्तार किए जाने के बाद 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेजा गया है। स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने कल ठेकेदार रिशु को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद लंबी पूछताछ हुई और फिर विशेष निगरानी में कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश है। जांच एजेंसियों का आरोप है कि रिशुश्री अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए विभिन्न सरकारी विभागों के टेंडर अपनी कंपनी और अपने करीबी ठेकेदारों को दिलवाए। जांच में सामने आया है कि उन्होंने कई वरिष्ठ अधिकारियों, इंजीनियर्स और सरकारी कर्मियों के साथ साठगांठ कर टेंडर प्रक्रिया को प्रभावित किया।
स्पेशल विजिलेंस यूनिट की रेड में करीब 2 करोड़ रुपए की कीमत का 1.25 किलो सोना, चांदी, हीरा, 2.5 लाख करोड़ रुपए नकद बरामद किया गया है। और नीतीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीतीश, और ताजा अपडेट क्या है? कुछ और खुलासे हुए हैं इस गिरफ्तारी के बाद से? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो उसके मोबाइल मिले हैं रिशु श्री के जांच एजेंसियों को, उससे कई जानकारी मिली है और उससे ये पता चला है कि कई आईएएस अधिकारियों के साथ उनके जो संपर्क थे। और इसके अलावा ये जानकारी मिली है कि किस तरह से कमीशन जो है वो 7% का फिक्स किया गया था और 7% कमीशन का बंटवारा किस तरह से होता था। और डिपार्टमेंटल एक्सपेंस के नाम से जो एक्सेल सीट मिली है उसके मोबाइल में, उसको भी खंगाला जा रहा है। और कई आईएएस अधिकारी जिनके साथ उनके रिश्ते थे, उनके नाम भी जांच एजेंसियों को पता चल गए हैं। किन आईएएस अधिकारियों को विदेश यात्रा के लिए कितने पैसे दिए गए, ट्रांसफ़र के लिए कितने पैसे दिए गए, ये सारी जानकारी जांच एजेंसियों को मिली है। तो फिलहाल अभी तमाम चीज़ों को खंगाला जा रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि रिशु श्री जिस तरह से सरकारी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उसके संपर्क बन गए थे, उसका नतीजा ही था कि उसने टेंडर को मैनेज करके काफ़ी पैसे जुटाए। कई शेल कंपनियां उसने बना रखी थी और जिनके मार्फत से पैसा रिशु तक पहुंचता था। तो उन सारी कंपनियों की जानकारी भी जांच एजेंसियों को मिली है। इन सभी चीज़ों को अभी खंगाला जा रहा है। क्या इसमें जो आईएएस अधिकारियों के नाम सामने आए उनसे भी क्या आगे पूछताछ होगी? जी हाँ, इस बात की पूरी संभावना है कि उन आईएएस अधिकारियों से भी बात की जा सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते ये वो अधिकारी हैं जिन्हें कई विभागों की बड़ी जिम्मेदारी लंबे समय तक मिली थी। एक महिला आईएएस अधिकारी को 29 लाख देने की बात सामने आई है। एक दूसरे आईएएस अधिकारी हैं, उनको 22 लाख रुपए की रकम दी गई है। तो ये सारी जाहिर सी बात है कि अब जब रिशु ऋषि जो यहाँ पर गिरफ्तार हुए हैं, तो इनके जो फोन से जो खुलासे होने शुरू हुए हैं, तो तमाम वो अधिकारी जो अब तक इनके साथ मिलकर ये करप्शन या गोरख धंधा चला रहे थे, अब उनके खिलाफ आगे कार्रवाई होगी। अब खबर गुजरात के अहमदाबाद से, जहां नेहरू नगर में एक रिटायर्ड एसीपी अशोक चौहान ने सरेआम फायरिंग की। जमीन विवाद के मामले में अशोक चौहान ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से 5 राउंड फायरिंग की। बाद में पुलिस ने पूर्व एसीपी को अटेम्प्ट टू मर्डर के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। पूरा विवाद नेहरू नगर बस स्टैंड के पास करीब 5 बीघा की एक कीमती जमीन को लेकर है। पूर्व एसीपी जमीन पर अपने कब्जा होने का दावा करते थे। अशोक चौहान ने कब्जे के बाद इस जमीन को किराए पर दिया हुआ था। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बिना अनुमति बने इंस्टॉल्स को हटाने का नोटिस जारी किया। किराएदारों ने अशोक चौहान से डॉक्यूमेंट्स की मांग की। अब जब पूर्व एसीपी चौहान दस्तावेज नहीं दे पाए तो व्यापारियों ने किराया देना बंद कर दिया, जिससे दोनों पक्षों के बीच तनाव शुरू हो गया। किराएदारों से बहस के बाद गुस्से में आकर पूर्व एसीपी ने डराने के लिए पहले जमीन और फिर हवा में 3 राउंड फायर किए और इसके बाद उन्होंने सीधे शिकायतकर्ता और उनके साथियों पर फायर कर दिया। गनीमत रही कि इस अंधाधुंध फायरिंग में गोली किसी को नहीं लगी, लोग बाल बाल बच गए। घटना के बाद इलाके में भारी दहशत है। ये जो फायरिंग किया है वो रिटायर्ड एसीपी अशोक सिंह चौहान है। जो फायरिंग की वजह है, ये जो जगह है वो अशोक सिंह चौहान का कब्जा था और उन्होंने समझौती करार से हितेश भारवीडिया को दिया हुआ था। और ये जो हितेश भाई थे, उन्होंने वहाँ स्टॉल बनाए थे और स्टॉल रेंट पे देने थे। ये जो जगह थी वहाँ ये जो स्टॉल बनाए थे वो उसका कोई परमिशन नहीं लिया था, तो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने उनको ये स्टॉल दूर करने के लिए नोटिस दिया था। दोनों पक्ष वहाँ इकट्ठे हुए थे और ये जो अशोक सिंह चौहान थे वो उनको बताते थे कि आप मेरी जगह खाली करके मुझे कब्जा दे दो। उस दौरान कहासुनी हुई और अशोक सिंह ने वहाँ 5 राउंड फायर किए। कैसे पकड़ा गया ये एसीपी, ये एक बार फिर से आपको बता दें। दरअसल जिस जमीन पर इसने स्टॉल लगाने के लिए किराएदारों को दी थी, किराएदारों ने कहा कि जरा आप जमीन के कागजात दिखाएं, लेकिन एसीपी को ये बात, क्योंकि कभी खाकी रही है इनके बदन पर, तो इनको उस बात का रौब आज तक होगा, इसलिए इन्होंने अपना गुस्सा दिखाया। इन्होंने फटाफट रिवॉल्वर निकाली। पहले एक फायर उन्होंने जमीन की तरफ किया, फिर कुछ हवाई फायर कर दी। आखिरकार पुलिस का डंडा चला। एसीपी हुए पूर्व में तो क्या हुआ, कानून सर्वोपरि है, व्यक्ति नहीं। और बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर सिगरेट पीने को लेकर हुए मामूली विवाद में बीजेपी के एक युवा नेता की पीट कर हत्या कर दी गई। घटना लखनऊ के
जलवा क्लब के बाहर की है, जहां अयोध्या के भाजपा युवा मोर्चा जिला कमेटी के सदस्य शिवम सिंह लखनऊ में अपने दोस्तों के साथ क्लब में पहुंचे थे। बाहर सिगरेट पीने को लेकर कुछ युवकों से उनकी कहासुनी हुई, जिसके बाद शिवम के साथ मारपीट हुई। मारपीट के बाद शिवम के दोस्त वहां से भाग गए। एक दिन पहले अस्पताल में इलाज के दौरान शिवम की मौत हो गई। लखनऊ में विभूति खंड पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। परिजनों के मुताबिक शिवम सिंह की ईंट और पत्थर से पिटाई कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर उनकी हत्या हुई। उनके शरीर में कई हिस्सों में फ्रैक्चर हो गए थे। अज्ञात लोगों के साथ इनकी झड़प हुई और उस झड़प में शायद लोगों ने इनको टारगेट कर लिया। बाद में इनको किसी एक ऐसे संदिग्ध जगह पे पाके इनके ऊपर हमला किया और इनके ऊपर हमला ऐसे किया है कि जैसे ईंटे से इनके सिर पे वार किया गया हो और ऐसे वार किया गया कि 4-5 जगह हो। इनके साथ के लोगों को कुछ भी नहीं हुआ। इनके जो तीनों लोग, अब आप ये बताइए कि जो 3 लोग साथ में हैं उनको कुछ ना हो और सिर्फ इनके सिर पे इतना वार किया गया होगी। जी बिल्कुल साजिश की उम्मीद है हमें पूरी। झील के पास LPS स्कूल के पास इनको वो लोग संदिग्ध हालत में अकेले पाकर उनको मार दिए। इनके साथ जो दोस्त थे वो फरार हो गए। आपसी रंजिश भी हो सकती है या फिर जो बहसबाजी हुई उसमें कुछ वो लोग भी हो सकते हैं। प्री प्लान मर्डर भी हो सकते हैं। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। विभूति खंड में दिनांक 25/26 की रात में एक व्यक्ति जिसका नाम शिवम सिंह है, उसके साथ मारपीट की घटना हुई है, जिसकी इलाज के दौरान दूसरे दिन कल मृत्यु हुई है। उसके भाई के द्वारा इसमें तहरीर दी गई थी। पुलिस के द्वारा इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हमने संदिग्धों की पहचान करके उनके साथ पूछताछ कर रहे हैं और अग्रिम विधिक कार्रवाई कर रहे हैं। तो यही वो शख्स है शिवम सिंह, जो बीजेपी युवा मोर्चा के नेता थे, जो अपने दोस्तों के साथ लखनऊ आए थे, एक क्लब के बाहर खड़े थे। इस दौरान बताया जा रहा है कि वहां पर मौजूद कुछ लोगों के साथ उनका विवाद हुआ, जिसके बाद उन्होंने उनको इतना पीटा कि अस्पताल में कुछ दिन बिताने के बाद उनकी मौत हो गई। और अब खबर यूपी के मथुरा से, जहां आपसी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। दोनों तरफ से पत्थरबाजी और ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। इस दौरान कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। बताया जा रहा है कि करीब आधे घंटे तक दोनों तरफ से पथराव होता रहा। तभी एक पक्ष ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। फिर माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो गया। पुलिस मौके पर पहुंची, मामला शांत हुआ। फिलहाल पुलिस उपद्रवियों की पहचान कर रही है। तो ये मामला मथुरा का है, जहां पर 2 पक्षों के बीच में भयंकर बवाल हुआ। आमने सामने की लड़ाई छिड़ गई। पुलिस वहां पर पहुंची, इस मामले को शांत कराने की कोशिश हुई। मामला आपसी रंजिश का है। मारपीट में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। आखिरकार पुलिस की दखलंदाजी के बाद यह मामला शांत हो पाया। और खबर महाराष्ट्र के नागपुर से है, जहां पर गहरे कुएं में गिरे तेंदुए को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। कुएं में खाद डालकर तेंदुए को रेस्क्यू किया गया। फिलहाल उसे रेस्क्यू सेंटर में रखा गया है। बताया जा रहा है कि पिछले 1 महीने से नागपुर के 20 गांवों में तेंदुए ने आतंक मचा रखा है। हालात ये है कि लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं। वन विभाग की टीम लगातार तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगा रही है, लेकिन तेंदुए पिंजरे के अंदर भी नहीं जा रहे हैं। इस तेंदुए के पकड़े जाने के बाद गांव वालों में थोड़ी राहत तो जरूर हुई है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं नागपुर की है, जहां पर एक तेंदुआ गिर गया था कुएं में। अब उसको निकालने के लिए ये जुगाड़ निकाला गया। एक खाट को नीचे उतारा गया, जिस खाट में फिर ये तेंदुआ चढ़ा और उसके बाद फिर इस तेंदुए को रेस्क्यू किया गया। और पिछले कुछ दिनों से इलाके में बताया जा रहा है कि तेंदुए का खौफ है। पिंजरे भी लगाए गए हैं, लेकिन तेंदुए इतने शातिर हैं कि वो पिंजरों के अंदर फंस नहीं रहे।